राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। लगातार प्रवास के कारण 5-6 दिन का गैप आना शुरू हो गया रिकॉर्डिंग में। मेरे लिए संभव नहीं कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। इसके लिए कुछ चाहिए भी होता है, सामान कई तरह का, और जहाँ होता हूँ वहाँ 10, 11, 12 भी बज जाते हैं मीटिंग्स के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए। प्रवास के अंदर विषय नया है, लोगों की उत्सुकता रहती है, शंकाएं रहती हैं, कई तरह की उनकी क्यूरियोसिटी भी रहती है। तो सारी बातों को एकदम बोल के भागने की नहीं होती, समय लगता है, तो बाहर मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। पर चलिए, मेरा जो 1500 2000 वीडियोस आप तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो तो आपके पास आएगा ही। अभी 190 वर्ष का जो इतिहास मैंने लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिश के जाने तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, इस 190 वर्ष के अंदर एक से एक बढ़कर के विलक्षण शौर्य और वीरता के पराकाष्ठा पर बैठे हुए, शिखर पर बैठे हुए, लगन, निष्ठा, तन्मयता, यातनाओं को सहना, काला पानी जैसे घोर नारकीय माहौल के अंदर, जहां आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई 1 घंटा भी निकाल सकता है, वहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी, और वो क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर 2 जन्म का कारावास वहां पर भोग रहे थे। और ये आज के दुष्ट जो हैं और उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है। ना कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए कुछ कर रही थी, ना ये नेहरू और गांधी कर पा रहे थे। ये लोग तो अंग्रेजों को सूट करते थे, और कांग्रेस तो बनाई अंग्रेजों ने थी, और पहले 15 प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंग्रेज थे। तो यहाँ तक कि जब वीर सावरकर को सजा हुई है 2 जन्म की, तब भी अंग्रेज प्रेसिडेंट था कांग्रेस का। भाई, किन लोगों को लेकर के कांग्रेस बनाई? सर A.O. ह्यूम ने, इटावा के कलेक्टर ने, क्या लक्ष्य था? आज़ादी देने के लिए थोड़ी बनाई थी भाई, अपना सुरक्षा कवच के रूप में वो बनाई थी। ये तब भी वही कर रहे थे। आज वो लोगों से प्रश्न करते हैं कि बाकी लोग कहाँ थे, हम लोग आज़ादी, अरे इनसे पूछो कोई एक कांग्रेस का लीडर 190 वर्ष में जो फांसी के तख्ते पर गया हो, एक नाम। पूरे 190 वर्ष के इतिहास में एक कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज की गोली से मरा हो, जिसको काला पानी की सजा हुई हो। आप कहते हैं कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी। समय समय पर मैं इन सारे तथ्यों के साथ आपके सामने आता हूँ। वो बहुत बड़ा मजाक है। गांधी और नेहरू ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी निकाली, ये और भी बड़ा मजाक है। पर इन 190 वर्ष में उन मौन तपस्वियों को, अज्ञात, जिनको सारे भूल चुके हैं, जहां जन्म हुआ था इन महान क्रांतिकारियों का, नायकों का, अब चूंकि लंबा सा गैप है, 2-3 पीढ़ियां बीच में से निकल गई, उस जगह के लोग नहीं जानते कि वो इस जगह में पैदा हुए थे, क्योंकि उनको कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं दर्शाया नहीं गया। मैं ये जो प्रयास कर रहा हूँ, उसी श्रृंखला में, उन अज्ञात क्रांतिवीरों की, वीरांगनाओं की श्रृंखला में आज एक विलक्षण नाम जुड़ रहा है, श्री राधा मोहन गोखले जी। श्री राधा मोहन गोखले जी, देखिए जरा इनकी विलक्षणता भी देखिए। क्रांतिकारी शिव वर्मा बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे। कानपुर में पढ़ने के लिए पुस्तकें मांगने
राधा मोहन गोखले जी के पास जाया करते थे। और जब कोई किताब वो मांगने जाते तो राधा मोहन गोखले जी कहते, देखो शिव, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना, मैं अच्छा मास्टर हूं, टीचर हूं, मैं तुमसे कठिन से कठिन प्रश्न पूछूंगा इसी पुस्तक के बारे में और मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ी है कि नहीं। और यदि उत्तर नहीं दे पाए तो पुस्तकें देना बंद कर दूंगा। शिव वर्मा जब भी जाते पुस्तक लुटाने पूरी तैयारी के साथ। शिव वर्मा भी कमाल के क्रांतिकारी थे, कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। एक एक पंक्ति उनकी आंखों के सामने होती थी, जो पूछते वो बताते चले जाते, उत्तर बढ़िया से बढ़िया देते। एक बार पढ़ी हुई पुस्तक जब लुटाने गए तो प्रश्न किया राधा मोहन गोखले जी ने, अच्छा शिव वर्मा, अच्छा शिव, ये बताओ कि 18 और 58 में क्या अंतर होता है? और कहा कि महाराज ये प्रश्न तो इस प्रश्न का इस पुस्तक के साथ कोई संबंध नहीं है, ये मजाक में कहा, ये सिलेबस से बाहर पूछ रहे हैं आप, और वैसे भी ये गणित का प्रश्न है 18, 58। शिव वर्मा ने उत्तर दिया, आखिर में जब मान लो कि ये गणित का ही प्रश्न है तो भी आपको उत्तर देना है। तो शिव वर्मा ने उत्तर जो दिया वो क्या था कि अच्छा मुझे उत्तर देना ही है तो सुन लो, इतना अंतर है 18 और 58 में जितना मेरी और आपकी आयु में। राधा मोहन गोखले जी बहुत प्रसन्न हुए। शिव, अब आप प्रश्न करो। पहले तो मैं प्रश्न करता था। तो शिव वर्मा ने कहा, महाराज आप तो हमारे वैचारिक गुरु हैं, आपसे कैसा प्रश्न, और आयु में हमसे इतने बड़े। आप तो समस्याओं का क्रांतिकारी समाधान तुरंत दे देते हैं। आप तो जो भी क्रांतिकारियों से संबंधित, क्रांति से संबंधित समस्या आती है, आप तो उसका समाधान तुरंत दे देते हैं। अच्छा तो कोई समस्या ही मेरे सामने रखो। गोखले जी बोल रहे हैं, राधा रमन गोखले जी शिव वर्मा को, अच्छा तो फिर कोई ऐसी समस्या ही मेरे सामने रखो। तो शिव वर्मा ने कहा, समस्या ये है कि हमारी पार्टी अर्थाभाव से पीड़ित है, पैसे नहीं हैं, क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, उनको जुटाने के लिए हमें डकैतियों का सहारा लेना पड़ता है। क्या आपके पास इस समस्या का और कोई हल है? हाँ है, क्यों नहीं? राधा मोहन गोखले जी ने कहा, है भाई, क्यों नहीं। मेरे पास इस समस्या का त्वरित हल है, जल्दी शीघ्र हल मैं दे सकता हूं, जितना पैसा चाहो उतना मैं जुटा सकता हूं। तुम देखते ही हो, मैं साधुओं जैसे कपड़े पहना रहता हूं, नकली जटाएं लगाकर अपना और अच्छा मेकअप कर लूंगा। तुम में से कोई 2 लोग मेरे गेरुए वस्त्र पहनकर मेरे चेले बन जाओ, शिष्य बन जाओ। किसी अपरिचित क्षेत्र में हम निकल जाएंगे। तुम लोग घोषित कर देना कि हमारे बाबा जी मौनी बाबा हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन इनके आशीर्वाद से लोगों के वारे न्यारे हो जाते हैं। और ये भी प्रचारित कर देना कि हमारे बाबा जी पैसे का स्पर्श तो करते ही नहीं। शिव वर्मा ने आशंका व्यक्त की कि अच्छा बाबा जी, हम जब प्रचारित करेंगे कि पैसे को स्पर्श नहीं करते, फिर लोग पैसे देंगे नहीं, पैसे आएंगे कहां से?
अरे तुम समाज विज्ञान का ये नियम नहीं जानते कि जिनके लिए मना करो लोग वही काम जरूर करते हैं। आप देखना जरा। शिव वर्मा ने फिर शंका व्यक्त की, जब आप बोलेंगे नहीं, उन्होंने कहा कि बोल दो ना, ये मौनी बाबा है, जब आप बोलेंगे नहीं आशीर्वाद कैसे देंगे? तो बाबा जी का उत्तर था, राधा रमोहन गोकुल जी का क्या उत्तर था? मैं आशीर्वाद के रूप में एक चुटकी भस्म दे दिया करूंगा। शिव वर्मा ने कहा, महाराज एक तो मैं आपका शिष्य बन गया, आपने दो बोला है, दूसरे हमारे आप हमारे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी चंद्रशेखर को शायद नहीं जानते। हाँ भाई, विजय कुमार सिन्हा ने चंद्रशेखर के बारे में मेरे से चर्चा की थी। वह कह रहा था कि हम आजाद को कानपुर बुलाना चाहते हैं, पर समस्या उनके ठहरने की है, तुम लोग उसे यहां बुला लो, वह मेरे साथ ही ठहर जाएगा, राधा मोहन गोकलचंद जी कह रहे थे। और सचमुच ही चंद्रशेखर आजाद को कानपुर लाया गया। आ गए वो, राधा मोहन गोकल जी के घर में ही ठहर गए। राधा मोहन गोकल जी का मकान एक मजदूर बस्ती में था। एक मकान में ऊपर का भाग ले रखा था। राधा मोहन गोकल जी साधु वेशधारी क्रांतिकारी थे, ये ठीक है, लेकिन वे वृद्ध हो गए थे, परंतु उनका दिल जवान था। हाँ, जब वो कलकत्ता में रह रहे थे तो गोकल जी प्रसिद्ध क्रांतिकारी ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी के साथ भी इन्होंने कुछ दिन काम किया हुआ था। कलकत्ता में हथियारों की अंग्रेजी फर्म रोडा एंड कंपनी द्वारा मंगवाए हथियारों में से एक गाड़ी भरकर हथियार जो वहां के क्रांतिकारियों ने लूटे थे, उनमें राधा मोहन गोकलचंद जी का भी बहुत बड़ा हाथ था, मुख्य योगदान था। कानपुर रहते हुए राधा मोहन गोकल जी ने एक बहुत अच्छा काम और भी किया। वो क्या? ककोरी कांड के पश्चात, ककोरी कांड के मैंने 3-4 एपिसोड दिए हैं और बड़ी बार उसका वर्णन आया है। लखनऊ के पास ककोरी रेलवे स्टेशन के पास जो खजाना लूटा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, उसमें चंद्रशेखर भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाकुल्ला खान भी थे और भी बहुत सारे थे, 8 लोग थे। तो क्या काम किया इन्होंने? जब ये सारा हो गया था तो एक बड़ी, उनमें कुछ पकड़े जा चुके थे, कुछ अंडरग्राउंड हो गए थे, वो क्रांतिकारियों का एक न्यूक्लियस कहना चाहिए, वो बिखर गया था कि कुछ बच रहे थे, कुछ अंदर जा चुके थे। एक रिक्तता सी पैदा हो गई थी, एक गैप सा आ गया था, कोई किसी से विशेष मिलने मिलाने का कोई एक विशेष कोई केंद्र नहीं बचा था। तो उस प्रकार से राधा मोहन गोकल जी ने वो सारी कमियां दूर करने का काम कानपुर में रहते हुए किया, अच्छी तरह से किया। उन क्रांतिकारियों को फिर से जोड़ने में चंद्रशेखर आजाद की बहुत सहायता की, और चंद्रशेखर आजाद भी कमाल के क्रांतिकारी थे। कोई ऐसी घटना उस समय नहीं होती थी जिसकी प्लानिंग में चंद्रशेखर आजाद का हाथ नहीं होता था, पर्दे के पीछे भी पर्दे के आगे भी। लेकिन ये वो अपनी जगह लगे हुए थे चंद्रशेखर, यहाँ ये पहली बार आपस में मिल रहे थे,
तो ककोरी कांड के बाद अब चंद्रशेखर व्याकुल थे कि भाई कुछ सारा मामला बिखर गया है। तो राधा मोहन गोकुल जी ने उनकी सहायता की अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। एक बार सुरेंद्र नाथ पांडे उनके पास पहुंचे, गोकुल जी के पास, और कहा महाराज कुछ हथियारों की आवश्यकता है। तुरंत बोले चलो मेरे साथ, अभी चलो। और उन्हें वो आगरा ले गए, कुछ लोगों से परिचय कराया, और लोगों ने क्रांतिकारियों की बहुत सेवा की। जो उनको चाहिए था वो मिला। आगरा से, मतलब इनके राधा मोहन गोकुल जी के संबंध कहाँ कहाँ थे, कितने संबंध थे, कैसे संबंध थे। आज जीवन काम करते रहे लेकिन आखिर तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए। लास्ट में थोड़ी देर के लिए कितनी होशियारी के साथ, कितनी चालाकी के साथ, कितनी समझदारी के साथ वो ये सारा करते जा रहे थे। और आगरा से फिर वो जयपुर और अजमेर आ गए। इंदौर में उनका परिचय अपने एक मित्र, गोकुल चंद जी के एक मित्र अपने ही, उन्होंने अपने एक मित्र नाथूलाल जी अग्रवाल से करवाया। इसी क्रम में ब्रिज नारायण हक्सर से भी उनका परिचय हुआ। पांडे जी का परिचय कुछ रजवाड़ों के साथ भी करवा दिया गया, कुछ रजवाड़ों से जिनके अंदर थोड़ा बहुत देशभक्ति थी, उनसे कुछ हथियार भी कहीं कहीं हमारे क्रांतिकारी ले लिया करते थे। ये सब चल रहा था। इतना बड़ा काम, इतना महत्वपूर्ण काम करने वाले राधा मोहन का गोकुल जी कानूनी गिरफ्त में नहीं आ रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें फांस कर, कानूनी रूप से उनके ऊपर कोई केस बनता नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था, इस सफाई से वो करते थे, कर बहुत कुछ रहे थे। पुलिस ने सन 1930 में 2 वर्ष की कड़ी सजा, कठोर सजा दिलवा ही दी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में हमीरपुर के निकट खोही ग्राम में रहकर क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते रहे। वहीं उनकी मृत्यु सन 1935 में हो गई। राधा मोहन गोकुल जी का जन्म सन 1865 1865 बद्री राज्य के अंतर्गत गोपालगंज में हुआ। उनके पिता का नाम गोकुल चंद था। राधा मोहन गोकुल जी को चूंकि सजा बहुत कठोर मिली थी, कठोर दंड के साथ मिली थी, तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में हमीरपुर के निकट खोही ग्राम में रहकर क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन बराबर करते रहे। और अपने सारे परिचय के सूत्र चंद्रशेखर को तो दे ही, वो प्रमुख थे, और भी कोई जाता तो उसको सौंप देते थे। अपना सारा कुछ जो भी विरासत में मिला हुआ कोई धन दौलत थोड़ा बहुत था, बहुत तो वो खर्च कर चुके थे, जो था वो भी इसी क्रांति यज्ञ में दे दिया। हाँ, राधा मोहन गोकुल जी जीवन के हर क्षेत्र में कमाल के क्रांतिकारी थे। और इतना सब करते हुए, इतनी लंबी आयु तक करते हुए भी, जीवन के अंतिम श्वास तक भी देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले, आखिर में 2 साल उनके हाथ में आए, लेकिन शरीर भी दुर्बल हो चुका था। पर उनका चिंतन बहुत ही मौलिक था। लिखते थे, बोलते थे, क्रांतिकारियों का बौद्धिक विकास करते थे। और कानपुर उस समय क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा गढ़ बनता जा रहा था, और ये वहाँ बैठ करके किसको क्या चाहिए,
बहुत तरीके के साथ, सलीके के साथ उनको पहुंचाते थे। उस समय के लगभग सभी क्रांतिकारियों ने बौद्धिक शिक्षा का ज्ञान उनसे प्राप्त किया। राधा मोहन गोखले जी से जीवन के अंतिम श्वास तक देश की आज़ादी के लिए काम करने वालों का। अभी कुछ देर से मैं उन लोगों को ला रहा हूँ जिनको फांसी नहीं हुई, काला पानी बीच में हुआ, जेल में भी दम नहीं तोड़ा, आ करके वो बाहर चले गए संसार से तो जाना ही है। लेकिन ऐसे लोग फांसी वाले ही लोगों तक नहीं पहुंचाए गए, काला पानी वाले नहीं पहुंचाए गए, जेलों के अंदर दम तोड़ने वाले, घोर अत्याचारों की सजाएं भुगतने वाले और अंतिम सांस वहीं पर ले जाने वाले, उनका परिचय नहीं कराया गया। और ये लोग राधा मोहन गोखले जी जैसे ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसे कितने लोगों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, मुझे लगता है कि जो कौम अपने पूर्वजों को, पुरखों को, अपने महापुरुषों को, इन बलिदानियों को, इन त्यागियों, तपस्वियों को, इन शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले, नया इतिहास बनाने वाले क्रांतिवीरों को, वीरांगनों को जो समाज भूल जाएगा, उस समाज का दुनिया के नक्शे पर बने रहना भाई बहुत कठिन है। ऐसी ही कुछ प्रश्न चिन्ह आज हमारे सामने है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पीढ़ी तक उन महान 190 वर्ष के बलिदानियों की, और इसके बाद 600-700 ये क्रांतिकारी देने के बाद मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आपके सामने ऐसे 1500-2000 के आसपास ये क्रांतिवीरों को, नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को, राष्ट्रगाथा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।